जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार अड्डा 24/7 पर। मैं कौन? अगर आप अर्जुन तो मैं आपका सारथी आदित्य भैया आप सभी से जुड़ रहा हूं आज एक बहुत ही शानदार चैप्टर के साथ, जिस चैप्टर का नाम आपको दिखाई दे रहा है द लास्ट लेसन। हालांकि ये क्लास 12th की पहली किताब जिसका नाम है फ्लेमिंगो, उसका पहला ही चैप्टर है, लेकिन उसका पहले चैप्टर का ही नाम क्या है बेटा? द लास्ट लेसन। ये एक आयरनी है, कोई बात नहीं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर को, अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। क्लास बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है, आपके दिमाग में ऐसे उतर जाएगी ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। बस आपको एक काम करना है, इस क्लास को देखते समय कान में हेडफोन लगा लेने हैं, इधर उधर के वातावरण से बिल्कुल अपने आप को कट ऑफ कर लेना है, ताकि आपको मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूं, जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वो आप तक सहज माध्यम से पहुंच सके। बढ़ जाते हैं आगे, चलो करते हैं चैप्टर की शुरुआत बिना किसी रुकावट के, बिना किसी खेद के, क्योंकि मुझे पता है आपका समय है बहुत ही उपयोगी। तो द लास्ट लेसन है चैप्टर का नाम। इससे पहले कि हम कुछ और बात करें, सबसे पहली बात मैं हमेशा यही करता हूं कि भाई चैप्टर का नाम ही द लास्ट लेसन क्यों है? क्योंकि जो नाम होता है वही बता देता है हमें बहुत कुछ। यही जो नाम है हमें पहले ही बता देगा भैया बहुत कुछ। तो द लास्ट लेसन, मैं पहले थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं आपको, अगर आपने पहले का वीडियो नहीं देखा है समरी का, जो कि चैनल पर आ चुका है। अगर नहीं देखा है तो ये वीडियो भी आपके लिए काफी होगा, इस वीडियो को देख करके भी आप आइडिया पूरा लगा पाएंगे। द लास्ट लेसन, सबसे पहली बात मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा बेटा कि ये जो लेसन है ये कब लिखा गया, किसके द्वारा लिखा गया? तो राइटर है इसके अल्फोंसो डाटे, और उन्होंने ये तब लिखा जब पर्शिया और किसके बीच में बेटा? फ्रांस के बीच में युद्ध चल रहा था। और उसका परिणाम हम सभी अब जानते हैं क्या हुआ था। उसका परिणाम कुछ ऐसा था कि पर्शिया जो था वो जीत गया था और फ्रांस हार गया था, मुक्की खानी पड़ी थी। तो हुआ कुछ ऐसा कि पर्शिया में बर्लिन भी आता है भाई, बर्लिन यानी कि जर्मनी की राजधानी। बर्लिन से एक ऑर्डर गया, कहां पर? फ्रांस पर। क्योंकि बर्लिन जीत गया था, पर्शिया जीत गया था, तो इसने दो डिस्ट्रिक्ट को जीत लिया था, जिनका नाम था अल्सेज और लोरेन। ये दोनों किसके नाम है? ये दोनों नाम से बेटा, ये दोनों नाम है दो डिस्ट्रिक्ट्स के। अब इन दोनों डिस्ट्रिक्ट को क्या कर लिया भाई? पर्शिया ने जीत लिया है। तो अब क्या बोला, यहां पर ऑर्डर गया इन दोनों के लिए कि अब यहां पर क्या नहीं पढ़ाई जाएगी, यहां पर क्या नहीं पढ़ाई जाएगी, यहां पर अब फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। ये लोग फ्रेंच वासी हैं, लेकिन अब इन्हें फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। तो इन्हें पढ़ाया जाएगा क्या? अब इन्हें सिर्फ और सिर्फ जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। यही बेटा होता आया है, जो आक्रांता होते हैं और जो विजेता होता है वो अपनी बात मनवाता है पूरे संसार से, पूरी कायनात से। तो यहां पर विजेता है भाई पर्शिया के लोग, जो जर्मनी के लोग हैं वो जीत गए हैं, जो पोलैंड के लोग हैं वो जीत गए हैं, क्योंकि पर्शिया 3 देशों को मिलकर के बनता है, भी हम लोग जान लेंगे आगे। तो भाई पर्शिया जब जीत गया है, तो अब चैप्टर का नाम द लास्ट लेसन क्यों बना, इसी के लिए मैं सब आपको बता रहा हूं। तो फ्रांस हार चुका है और फ्रांस के दो जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो पास ओवर कर दिए गए हैं, हैंड ओवर कर दिए गए हैं। किसको बेटा? पर्शिया को या फिर जर्मनी को। अब जर्मनी ने इन दोनों पर अपना अधिकार कर लिया है, अल्सेज और लोरेन पर। और सबसे पहला जो इनके लिए फतवा जारी किया है, एक तरीके से जो एक ऑर्डर जारी किया है, वो क्या है भाई? वो ऑर्डर जारी कुछ इस तरीके से हुआ है कि अल्सेज और लोरेन में अब से जर्मन लैंग्वेज तो पढ़ाई जाएगी, लेकिन फ्रेंच लैंग्वेज कतई नहीं पढ़ाई जाएगी। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? गुड। उसके बाद क्या होता है भाई? अब जब आप किसी की मदर टंग को उनसे छीन रहे हो, क्या छीन रहे हो? मदर टंग, मातृभाषा। किसी से आप उनकी मदर टंग को छीन रहे हो तो क्या प्रभाव पड़ेगा? अब ये चैप्टर बात करता है बेटा इफेक्ट्स की, किन चीजों पर क्या इफेक्ट पड़ता है, किन किन चीजों पर इफेक्ट्स की बात करेगा। पहली बात बेटा, स्कूल लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा? किस पर? स्कूल लाइफ पर। इस फैसले से स्कूल लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इस लाइफ से जनमानस यानी कि सोशल लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा? और कैसे किसी की लैंग्वेज उनकी विक्ट्री से रिलेटेड है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। हम इस चैप्टर की थीम पैट्रियोटिज्म से भी मुलाकात करेंगे। इस चैप्टर की एक थीम ये भी है बेटा, पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति। इस चैप्टर की एक थीम और है जिसको हम बोलेंगे लॉस। इस चैप्टर की एक थीम और है जिसको हम बोलेंगे नॉस्टैल्जिया। इस चैप्टर की एक थीम और है चीजों को टेक फॉर ग्रांटेड लेना, एजुकेशन को अच्छे तरीके से ना लेना और उसे हल्के में लेना, और उसके क्या घाटे हो सकते हैं, और कैसे किसी की भी लैंग्वेज आपको स्लेवरी से दूर ले जा सकती है, यानी कि बंधुता से, यानी कि गुलामी से, यानी कि दास्ता से दूर कर सकती है। इन सभी मुद्दों पर यह चैप्टर बात करेगा। अब क्योंकि चैप्टर है तो किसी तरीके से शुरू किया जाएगा, तो करते हैं शुरू। लेकिन उसको शुरू करने के पहले हमारा जो क्या होता है, पहले जो रिवाज है, पहले ऑथर के बारे में जान लो, जिसने लिखा है उसके बारे में तो जान लो। अब आपको पता है कि भाई अभी अगर मैं पूछ दूं आई एम वो जो गाना है
लुंगी डांस लुंगी डांस लुंगी डांस लुंगी डांस, अभी तुम सब बता दोगे भैया यो हनी सिंह का है। लेकिन अगर तुमसे पूछा जाए कि भैया हनुमान चालीसा किसने लिखी, तो शायद बहुत से बच्चे होंगे जो नहीं बता पाएंगे। तो जान ले बेटा, तुलसीदास ने लिखी। तो जो ऑथर है, जो राइटर है, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। ऑथर के बारे में जान गए तो बहुत कुछ जान जाओगे स्टोरी के बारे में। पढ़ते हैं आगे, अब जान लेते हैं ऑथर के बारे में। तो ऑथर है हमारे कौन? ऑथर है हमारे अल्फोंसो डॉटे। और अल्फोंसो डॉटे 1840-1897, इस समय जन्म, इस समय मृत्यु, कोई मतलब नहीं हमें उससे। वॉज अ फ्रेंच नॉवलिस्ट, ये क्या थे? फ्रेंच नॉवलिस्ट थे, साथ ही साथ शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। ये छोटी छोटी स्टोरीज लिखा करते थे। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रैंको प्रूशियन वॉर। कब हुआ ये? 1870-71 के बीच में हुआ, तभी ये स्टोरी लिखी गई है उसके बाद में। इन विच फ्रेंच वॉज डिफीटेड बाई प्रूशिया लेड बाई बिस्मार्क, जिसमें फ्रांस जीत गया था। क्या फ्रांस जीता था क्या? नहीं, फ्रांस वॉज डिफीटेड, फ्रांस हार गया था प्रूशिया के द्वारा, पर्शिया के द्वारा, लेड बाई बिस्मार्क। और उस समय भैया पर्शिया पर कौन राज कर रहा था? पर्शिया पर राज कर रहा था बिस्मार्क। प्रूशिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। यहां पर आपको बताया जा रहा है कि उस समय, जैसे कि आप जानते हो, अखंड भारत का जो नक्शा था वो पाकिस्तान को, बांग्लादेश को और बहुत सारा हिस्सा ऑफ अफगानिस्तान को अपने में समाहित करता था। उसी तरीके प्रूशिया जो देश था वो 3 देशों से मिलकर बना था। पहला जर्मनी, दूसरा पोलैंड, और आज का जो ऑस्ट्रिया है उसका भी बहुत सारा पार्ट उस समय प्रूशिया में आता था। ठीक है, ये बात जानो, अच्छी बात है। In this story, the French districts of Alsace and Lorraine have passed into Prussian hands. भैया ये दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 2 जिले हैं, अल्सेज और लोरेन, ये पास ओवर कर दिए गए, हैंड ओवर कर दिए गए। किसको बेटा? ये हैंड ओवर कर दिए गए हैं प्रूशिया को। आगे, रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट, किस लिए इस स्टोरी को पढ़ना है? रीजन दिया गया, इफेक्ट दिस हैड ऑन द लाइफ एट स्कूल, स्कूल लाइफ पर क्या इफेक्ट, क्या प्रभाव डालती है। इन प्रभावों को जानने के लिए हमें इस स्टोरी को देखना है। बढ़ते हैं आगे बिना किसी विलंब के। अब हमारी स्टोरी यहां से शुरू होगी। चलो करते हैं शुरुआत। ये है हमारा बच्चा, जिसका नाम क्या है? ये जो बच्चा देखो स्कूल के लिए लेट हो गया है, इसके मुंह से पसीना निकल रहा है, बड़ा डरा सहमा सा जा रहा है। इस बच्चे का नाम क्या है? इस बच्चे का नाम है फ्रांस। इस बच्चे का नाम क्या है बेटा? फ्रांस है इस बच्चे का नाम। तो आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, स्पेशली बिकॉज एम हैमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। पढ़ते हैं फटाक से, चलो। मैं उस दिन स्कूल के लिए लेट निकला था और वॉज इन ग्रेट ड्रेड, और इस बात से डरा हुआ था। ग्रेट ड्रेड ऑफ यानी कि आई वॉज मैं डरा हुआ था। आई वॉज थ्रेटेंड, है ना, आई वॉज फ्यूरियस। किस लिए? कि भैया डांट खाएंगे। किस लिए डांट खाएंगे? क्योंकि एम हेमल जो उनके टीचर थे उन्होंने कहा था भैया तुम लोगों को पार्टिसिपल का चैप्टर याद करके आना है, उसके रूल्स याद करके आने हैं। लेकिन मैं उसका फर्स्ट वर्ड भी नहीं जानता था, पार्टिसिपल के बारे में कुछ नहीं जानता था। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स। कुछ समय के लिए मैंने सोचा कि चलो यार, इस घर से तो निकल ही आए, स्कूल नहीं जाते हैं। रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स, है ना, स्कूल से बाहर ही अपना पूरा दिन बताते हैं, यानी कि बंक मारते हैं। लेकिन क्या उसने ऐसा किया? नहीं किया। इट वॉज सो वार्म, अब जिस सुबह की वो बात कर रहा है वो सुबह कैसी थी, सुबह के बारे में बताएगा भाई कि इट वॉज सो वार्म, काफी गर्मी थी, है ना, गर्मी थी। सो ब्राइट, अब चूंकि सूरज भैया तमतमाया हुआ आ रखा है, स्कूल के लिए लेट हो गए तो गर्मी तो लगेगी, ऊपर से तुम दौड़ के जा रहे हो तो भी गर्मी लगेगी। सो ब्राइट, सब कुछ बहुत ही उजाला सा है ना, सूर्य निकला हुआ है। द बर्ड्स वर चर्पिंग, जो चिड़िया है वो चहचहा रही थी। आगे, एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल द प्रूशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, और जो प्रूशिया के सोल्जर्स थे वो ड्रिल कर रहे थे, लेफ्ट राइट लेफ्ट है, लेफ्ट राइट लेफ्ट, वो सभी ड्रिलिंग कर रहे थे सॉ मिल के पीछे वाली खाली मैदान पर। आगे, इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स। टेम्पटिंग का मतलब होता है लॉन्गिंग, ये सभी चीजें ज्यादा टेम्पटिंग थी, ज्यादा मुझे अपनी तरफ खींच रही थी इंस्टेड ऑफ वो पार्टिसिपल के घिसे पिटे रूल्स। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, लेकिन मेरे अंदर इन सभी चीजों को अपने मन में रोकने की क्षमता थी और मैं स्कूल के लिए आगे बढ़ गया। बढ़ते हैं आगे। अब वो स्कूल के लिए बढ़ा है, हम लोग आगे बढ़ेंगे चैप्टर में। When I passed the town hall, जब मैं टाउन हॉल के पास से जा रहा था, there was a crowd, वहां पर एक भीड़ लगी हुई थी। कहां पर? In front of the bulletin board, बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ लगी हुई थी। अब बुलेटिन बोर्ड क्या है? बुलेटिन बोर्ड है For the last 2 years, all our bad news had come from there. जितनी भी बुरी खबरें होती थी पिछले 2 सालों से बुलेटिन बोर्ड से ही आ रही थी। बुलेटिन बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जहां पर भैया लिख दिया जाता है कि भैया फ्रांस हार गया है, कमांडिंग ऑफिसर का ये ऑर्डर रहा, ये ड्राफ्ट थे, ये सभी चीजें कहां पर लिख करके आती है बेटा? बुलेटिन बोर्ड पर, क्योंकि ये फ्रांस वासी हैं और फ्रांस युद्ध में हार गया है तो इनके लिए सारी की सारी बैड न्यूज वहां पर लिख करके आती हैं। क्या मेरी बात समझ गए हो तुम? बहुत अच्छी बात है।
वहां पर क्या क्या लिख के आता है, द लॉस्ट बैटल्स, की कौन कौन से युद्ध हार गए, है ना, द ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर्स, भैया कमांडिंग ऑफिसर्स के क्या क्या ऑर्डर्स हैं, एंड द ड्राफ्ट, इन सभी चीजों के बारे में वहां पर लिख करके आता है। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने खुद से सोचा, वॉट विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके मैं चलता जा रहा हूं, और मैं क्या सोच रहा हूं, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, यार कि आज क्या मैटर हो गया होगा, आज भी कुछ भसड़ मच गई होगी, आज भी कुछ नेगेटिव लिख करके आया होगा। उसने देखा नहीं क्योंकि स्कूल के लिए लेट हो रहा था, तो वो जाता गया, सोच रहा है अपना, चलो। देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, अब देखो एज फास्ट एज, ठीक है ना, जितना तेजी से हो जा सकता था उतनी तेजी जा रहा था। अब देखो दो एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री आती, फास्ट आ रखा है, ठीक है। द ब्लैक स्मिथ, जो वहां पर लोहार खड़ा था जिसका नाम था वॉचर, हु वॉज देयर विद हिज अप्रेंटिस, अप्रेंटिस यानी अपने शागिर्द के साथ, अपने शिष्य के साथ, अपने जो उससे सीखता था उसके साथ, रीडिंग द बुलेटिन, वो बुलेटिन को पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, उसने मुझे देख के बुलाया, ओए बचवा, जब कोई सामने से निकल रहा होता है उसे बुलाना, ओए बचवा इधर सुनो, तो क्या बोल रहा है, डोंट गो सो फास्ट बब। अब जैसे हमारे यहां बोल देते हैं बचवा कहां जावती है ना, अरे बेटा कहां जा रहे हो, तो वहां पर क्या बोला, डोंट गो सो फास्ट बब, बब वहां पर भाई फ्रांस है तो फ्रांस में बब बोलते होंगे, बब बहुत तेजी से कहां जा रहे हो, डोंट गो इतनी तेजी से मत जाओ, यू विल गेट टू नो, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। वो उसका मजाक उड़ाते हुए क्या कह रहा है, तुम आराम से बहुत समय पहले पहुंच जाओगे, जब स्कूल शुरू होगा ना उससे बहुत पहले पहुंच जाओगे, आराम से जाओ, मजे ले रहा है उसके। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मुझे ऐसा लगा वो मेरे मजे ले रहा है। एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, और मैं दौड़ता हुआ एम हेमल, जो मेरे टीचर है जो मुझे फ्रेंच पढ़ाते हैं, उनके गार्डन के पास पहुंच गया, क्योंकि वो भैया यहाँ स्कूल उसी के बाहर एक गार्डन है, वहां पर जब मैं पहुंच गया तो मैं क्या देखता हूं, मैं देखता हूं यूजुअली आमतौर पर सामान्यतः व्हेन स्कूल बिगन, जब स्कूल शुरू होता है, देयर वाज अ ग्रेट बसल, बसल का मतलब वहां पर काफी कोलाहल होता है, काफी आवाजें होती हैं। किस चीज की आवाजें होती हैं, which could be heard out in the street, ऐसी आवाजें होती, खूब सारी तेज तेज आवाजें, काफी कोलाहल होता है जो कि स्ट्रीट, बाहर की गली में आसानी से सुना जा सकता है, इतनी ज्यादा होती हैं। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, किस चीज की आवाजें भैया, जब बच्चे क्या कर रहे हैं, कुर्सियों को आगे पीछे कर रहे हैं, डेस्क को आगे पीछे कर रहे हैं, सेटल हो रहे हैं अपने आप को बैठने के लिए, तो खूब सारी इधर उधर चीजें कर रहे हैं, है ना। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, यूनिसन का मतलब एक साथ, कई सारे जो चैप्टर्स हैं बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं ना, कई सारे बच्चे बैठे हो और एक साथ उस चीज को पढ़ते जा रहे हैं। चैप्टर्स रिपीटेड इन यूनिसन वेरी लाउड, काफी तेज आवाज में, विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स, जिस समय अपने हाथ अपने कान पर रख लेते हैं कि यार इतनी तेज आवाज आ रही, कान पे हाथ रख लिया जाए। आगे टू अंडरस्टैंड बेटर, चीजों को अच्छे से समझने के लिए। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और जो टीचर का ग्रेट रूलर यानी कि छड़ी, भैया छड़ी, टीचर एकदम सटाक सटाक मारता था जो, वो सभी आवाजें यूजुअली आती थी, लेकिन आज नहीं आ रही है, यूजुअली बोला सामान्यतः, बट लेकिन कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, नाउ इट वाज आल्सो स्टिल, आज सब कुछ बिल्कुल शांत है। अब क्यों शांत है भाई, पता करते हैं। इट वाज सो स्टिल आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माय डेस्क विदाउट बीइंग सीन। काउंटेड ऑन का मतलब होता है बेटा, इस बात पर रिलाई कर रहा था, इस बात पर वो निर्भर था कि यार इतनी सारी आवाजें हैं, धीमे से पहुंच जाएंगे अपनी कुर्सी पे, मास्टर साहब देख ही नहीं पाएंगे। अब भैया जब इतनी आवाजें हो रही, कब हम आए, कब हम चुपके से जाके घुस गए, सीट पे बैठ गए, मास्टर साहब नहीं जान पाएंगे। लेकिन भाई मामला तो आज अलग है, आज तो सारी आवाजें आई नहीं, आज तो एकदम शांति है। अब शांति क्यों है भाई, पता चलेगा अभी। तो वो भैया इसी बात पर निर्भर करा। कमोशन, यहां पर एक वर्ड आया आपके दिमाग में आ रहा होगा, कमोशन का मतलब क्या है? कमोशन का मतलब होता है ये जो हुला बालू, इतनी सारी आवाजें, इतना सारा जो हल्ला गुल्ला मचा है, दैट इज कमोशन, राइट। बट Of course, that day everything had to be as quiet as Sunday morning. लेकिन उस दिन ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ संडे की सुबह की तरीके से शांत हो, जैसे संडे की सुबह वहां पर शांति रहती थी, ऐसी शांति थी, ऐसी शांति पसरी हुई थी। अब इसी के साथ आप एक पोएटिक डिवाइस भी देख लीजिए, as quiet as Sunday morning। अभी बताते हैं आपको संडे मॉर्निंग। चलो अब जरा रंग बदल लिया जाए। हाँ बदल लिया। एज लगा है, संडे मॉर्निंग से तुलना की जा रही, क्वाइट है ना, एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, तुलना की जा रही उस दिन की संडे की मॉर्निंग के साथ। तो जब तुलना कराओ तो तीन नहीं दो लोग आते हैं, एक होती है सिमली चाची। अब चाची क्यों बोल रहे हैं अभी बताते हैं। और एक होते हैं हमारे पास मेटाफर चाचा, हालांकि ये दोनों पति पत्नी नहीं है, सिमली चाची है और मेटाफर चाचा है। भैया सिमली चाची शादीशुदा है और मेटाफर चाचा जो है ये बाल ब्रह्मचारी हैं। कौन है ये? बाल ब्रह्मचारी। अब क्यों है अभी बताते हैं। दोनों के दोनों है तुम्हारे पोएटिक डिवाइस, ठीक है ना। पोएटिक डिवाइस बोले तो फिगर ऑफ स्पीच। सिमली चाची के तीन बच्चे, एक बच्चे का नाम सो है, एक बच्चे का नाम लाइक है और एक बच्चे का नाम एज है। इन तीनों का बस एक ही काम है, तुलना कराओ। अब क्योंकि इनकी अम्मा, इनकी जो मम्मी है सिमली, ये कराती रहती है तुलना की, फलाने का लड़का हमारे लड़के से बहुत अच्छा है, ऐसे तुलना कराती रहती हैं। तो उसी तरीके ये सब के सब क्या करते, तुलना कराते। तो जब भी आपको कंपैरिजन करते दिख जाए ये लोग, क्या करते दिख जाए बेटा,
कंपैरिजन करते दिख जाएं, तुम बिना कुछ कहे सुने आंखें मूंद के लगा देना क्या, सिमिली। फिगर ऑफ स्पीच क्या हो गया, सिमिली चाची। मेटाफर चाचा से मिलो। मेटाफर चाचा का कौनो बच्चा नहीं, लेकिन काम इनका भी वही है, तुलना कराने का। ये भी क्या कराते हैं बेटा, कंपैरिजन कराते हैं। क्या कराते हैं मेरे लाल, कंपैरिजन कराते हैं। अच्छा भैया तुम कह रहे होगे भैया एग्जाम्पल के माध्यम से समझा दो, इसे हवा हवाई में समझ में नहीं आ रहा है। चलो समझ लेते हैं। हम बोले कि भैया कैमल इज लाइक द शिप ऑफ, camel is like the ship of what, the camel is like ship of ocean। कि भैया जो ऊंट होता है वो क्या होता है, लगता है शिप की तरीके। जैसे कि ओशियन में शिप होता है, वैसे ही डेजर्ट में क्या होता है, कैमल इज लाइक द शिप ऑफ डेजर्ट, सॉरी DESERT, ठीक है ना, शिप ऑफ डेजर्ट। तो भैया यहां पर जो कैमल है उसकी तुलना किसी की जा रही, शिप से। तो यहां पर लाइक आ गया, सिमली चाची आ गई। अब अगर लाइक हटा भी दो, कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, तो यहां पर क्या हो जाएगा, मेटाफर हो जाएगा। लाइक आ गया तो लग गया सिमली चाची, लाइक नहीं आया तो बिना किसी लाइक्स और है इसकी तुलना करा दी तो मेटाफर चाचा आ गए। बात समझ में आ गई। नहीं आई तो जब पोएटिक डिवाइसेस का चैप्टर आएगा तब आ जाएगी। अभी ओवरव्यू ले लेते हैं, बढ़ते हैं आगे। Through the window, I saw my classmates already in their places, and M. Hamel walking up and down without his terrible iron ruler under his arm. ठीक है ना, with his terrible iron ruler under his arm. अब भैया हमने क्या देखा, जब हम वहां पर गए तो हमने देखा विंडो से, खिड़की के बाहर से हमने क्या देखा कि भैया सारे दोस्त हमारे पहले से ही जाके बैठे हुए हैं, बिल्कुल शांति से बैठे हैं। और जो मास्टर साहब हैं M. Hamel, वो आगे पीछे टहल रहे हैं क्लास में। क्या कर रहे हैं, आगे पीछे टहल रहे हैं भैया, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, आगे पीछे टहल रहे हैं। और उनका जो रैपर है, उनका जो रूलर है, रूलर बोल रहे छड़ी, छड़ी जो चिटाक चिटाक चिटकती थी, वो आज उनके यहाँ पर है, उनकी कनखियों में इधर नीचे दबा रखी है। जैसे पुलिस वाले नहीं अपने यहाँ दबा लेते, उसी तरीके उन्होंने दबा रखी। ठीक है भाई, देखते हैं आगे। आगे देखें, आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज। मुझे क्या करना था, मुझे उन सभी के सामने दरवाजा खोलना था क्लासरूम का, और सबके सामने जाकर के लेट होने के बावजूद अंदर जाके बैठना था। तुम सोच सकते हो कि मैं कितना ब्लश कर रहा होऊंगा और कितना ज्यादा डर रहा होऊंगा। क्या तुम सोच सकते हो इस बात को, क्या तुम सोच सकते हो, नहीं सोच सकते हो। वो भी नहीं सोच पा रहा था, तभी उसके हाल हो गए थे, पसीना पसीना हो गया था बेचारा। सभी क्लास में आ चुके हैं, टीचर एकदम पढ़ाने को एकदम तैयार बैठे हैं, और तब वो आ रहा है सभी के सामने। हुआ क्या, देखते हैं आगे। क्या डांट पड़ी, क्या मार पड़ी, क्या कुछ नहीं हुआ, बट नथिंग हैपेंड। लेकिन कुछ नहीं हुआ भाई, वैसे नॉर्मल दिन होता तो पिटाई होती, आज पिटाई भी नहीं हुई। M. Hamel saw me, M. Hamel ने मुझे देखा, एंड सेड, और उन्होंने बहुत ही काइंडली, बहुत ही प्यार से बोला, गो टू योर प्लेस क्वाइटली लिटिल फ्रांज। बेटा फ्रांज जाके अपनी सीट पर बैठ जाओ। इतने प्यार से बोल रहे हैं। We were beginning without you, हम तुम्हारे बिना शुरू करने वाले थे क्लास। I jumped over the bench and sat down at my desk, मैं एकदम जंप करके जल्दी से जाके झटपट से अपनी जाके डेस्क पे बैठ गया। Not till then, तब तक नहीं। When I had got a little over my fright, did I see that? Little over my fright है नहीं कि मैं एकदम से आश्चर्यचकित हुआ, अच्छा क्या मैंने अपने मास्टर को कैसे देखा, ऐसे। Our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt and the little black silk cap, all embroidered, that he never wore except on inspection and prize days। अच्छा, अभी तक तो डर रहा था ना कि यार क्लास के अंदर जाना है, पता चला आज वो जो छड़ी है यहाँ पर कोने में दबी है, मेरे हाथों में ही उससे शुभारंभ हो जाए। लेकिन जब वो चला गया, फिर उसने एकदम से ध्यान दिया, अरे अरे अरे, आज तो मास्टर साहब ने एकदम ग्रीन ग्रीन कोट पहन रखा है, फ्रिल्ड शर्ट पहन रखी है, काली जरी वाली एकदम रेशमी टोपी पहन रखी है, आज ऐसा क्या माजरा है। ये सब तो तभी पहनते थे जब उनको प्राइज वाइज वाला कोई सीन होता था, या तो इंस्पेक्शन पे कहीं जाते थे, लेकिन आज तो कुछ मामला है भी नहीं, तब भी पहने बैठे हैं। तो अब उसके दिमाग में और खलबली दौड़ गई, भाई ऐसा क्या हो रहा है। आगे देख लेते हैं भाई। आगे लिखा है, बिसाइड द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेम। हालांकि पूरा का पूरा स्कूल कैसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि एकदम अजीबो गरीब हो गया वो मामला। सोलेम यानी कि काफी दुख भरा है सारा सीन। जो पूरा का पूरा स्कूल है वो एकदम दुख भरा सा लग रहा है। सोलेम का मतलब क्या होता है, सोलेम का मतलब होता है गमगीन। मूवी से तुम खूब देखते हो, गम जानते हो, स्ट्रेंज। बट the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves। Okay, अभी तक तो आश्चर्य की पराकाष्ठा आई ही नहीं थी। अभी तो एकदम से एक और आश्चर्य हुआ, किस बात का, कि भैया जो स्कूल की पीछे वाली सीट्स थी वो हमेशा खाली पड़ी रहती थी, वहां पे कुछ नहीं होता था, कोई नहीं होता था। लेकिन आज कौन था वहां पर, आज भैया गांव के जो बुजुर्ग लोग हैं वो वहां पर बैठे हैं। अब क्यों बैठे हैं, दिमाग में तो भाई खलबली मचेगी, दिमाग में तो आश्चर्य होगा कि भाई ऐसा क्या है
जो आज ये लोग बड़े बुजुर्ग लोग आकर के क्लास में पीछे बैठे हुए हैं, आज पढ़ाई होगी भी कि नहीं होगी? आज क्या कोई अनाउंसमेंट होती है? आज क्या कुछ नया हो गया है? बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे उसके दिमाग में। चलो तुम्हारे दिमाग में भी आ रहे हैं, अभी बता देते हैं, आराम से बढ़े चलो। कौन कौन बैठा है भाई? ओल्ड हॉसर विद हिज 3 कॉर्नर्ड हेड। भैया ओ हॉसर बैठा हुआ है ना, बुजुर्ग हॉसर बैठा है भैया, जो उसकी कैसी टोप है, उसकी टोपी 3 कॉर्नर वाली, नहीं वो जैसे वो काउ बॉय लोग पहनते हैं 3 कोने वाली टोपी, वैसी टोपी पहन के बैठा है। ठीक है भाई। द फॉर्मर मेयर, अच्छा पुराने, फॉर्मर का मतलब होता है भूतपूर्व, जो इससे पहले मेयर रहे होंगे, किसी भी डिस्ट्रिक्ट का मेयर होता है ना, तो भैया फॉर्मर मेयर बैठे हैं। और द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, अच्छा पोस्ट मास्टर साहब बैठे हैं भैया, जो भी रिनाउंड लोग होते हैं बैठे हुए क्लास में। एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और भी बहुत सारे लोग वहां पर बैठे। एवरीबडी लुक्ड सैड, हर कोई दुखी लग रहा है भाई, क्यों लग रहा है? एंड हॉसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, हॉसर अपना प्राइमर भी लाया हुआ है। थम्ब्ड एट द एजेस, जो कि किनारों से अंगूठे लगने के कारण क्या हो गया, थोड़ा सा घिस पिट गया है। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विद हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, है ना। और वो क्या रखा है, उसने अपने घुटनों पर रख रखा है। अब ये हॉसर को तो हमें जानना नहीं, हमें जानना है भाई ये सब सीन क्यों हो रहा है। व्हाइल आई वाज वॉन्डरिंग अबाउट इट ऑल, जब मैं इन सब के बारे में सोच रहा था तभी क्या हुआ, एम हेमल माउंटेड हिज चेयर, एम हेमल ने अपनी इस कुर्सी को हटाया, माउंटेड ने अपनी कुर्सी को हटाया। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, और उसी भारी, उसी गंभीर और जेंटल प्यार भरे स्वर में उन्होंने क्या बोला, ग्रेव का मतलब बेटा गंभीर, जेंटल यानी कि प्यार भरे स्वर में, एकदम सज्जनता के साथ टोन में क्या बोले, विच यूज्ड टू मी, जैसे उन्होंने मुझे बोला था, माय चिल्ड्रन, मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, ये अंतिम लेसन होने वाला है जो मैं आपको पढ़ा सकता हूं। बड़े प्यार से बोल रहे हैं भाई। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेज एंड लोरेन। बर्लिन से ऑर्डर आया है बच्चों की अल्सेज और लोरेन में सिर्फ और सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। इतना ही प्यार से बोल रहे हैं। The new master comes tomorrow, जो नया टीचर है जो जर्मन पढ़ाएगा वो कल आएगा। This is your last French lesson, ये आपका लास्ट फ्रेंच लेसन होने वाला है। I want you to be very attentive, मैं चाहता हूं कि आप सभी बहुत ही ज्यादा संजीदगी के साथ, बहुत ज्यादा सावधानी पूर्वक आज की क्लास को अटेंड करें। What a thunder clap these words were to me, क्या वज्रपात था मेरे लिए। ये जो शब्द थे जो बड़े ही शांत स्वर में, बड़े ही गंभीरता के साथ बोले गए थे, मेरे लिए तो ये एकदम पत्थर की लकीर नहीं, एकदम वज्रपात हो गया, जैसे कि बिजली सी गिर गई हो, इतना बड़ा झटका लग गया। क्या, किस बात का झटका, आगे पता चलेगा। ऑन द riches there it was, that was what they had put at the town hall, oh God, इसका मतलब टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड पर यही लगा होगा कि अब से लोरेन और अल्सेज में जर्मन पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। हे भगवान, ये क्या हो गया? क्या अब मैं फ्रेंच नहीं पढ़ पाऊंगा? क्या ये मेरी लास्ट क्लास होगी? अब ये सब सोच रहा है, देखते हैं आगे और क्या क्या सोच रहा है वो। बढ़ जाओ आगे। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, ये मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन है। वाई, क्यों? वो अपने आप से सवाल कर रहा है, क्रोधित हो रहा है, परेशान हो रहा है, चिड़चिड़ा रहा है। आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मैं मुश्किल से जानता हूं यार कि लिखा कैसे जाता है। देखो कैसे इसने सर पे हाथ रख लिया है, परेशान हो गया है ना। क्या, आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मैं मुश्किल से जानता हूं कि कैसे लिखना है। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, क्या मैं अब कभी बिल्कुल भी नहीं सीख पाऊंगा? वैसे भी मैंने कभी नहीं सीखा, कि अब मेरा जो सीखने का अवसर था, जो अपॉर्चुनिटी मेरे सामने, क्या वो भी मुझसे छीन ली गई है? I must stop there, क्या अब मैं यहीं पर रुक जाऊंगा? Oh how sorry I was for not learning my lessons, मैं कितना ज्यादा गमगीन हूं, कितना ज्यादा रिग्रेट कर रहा हूं कि मैं अपने लेसन्स को नहीं सीख पाया। लेकिन हम सभी जानते हैं, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो आप भी इस बात को सीखो, अपनी स्टडीज को बेटा बहुत ही ज्यादा सीरियसनेस के साथ लो। आप लोग जो डिले करते हो ना, कभी कोई पेड बैच आता है तो आप लोग डिले करते हो, अरे बाद में ले लेंगे, यूट्यूब पे पढ़ा ही रहे। लेकिन आप लोग नहीं समझते कि एजुकेशन की वैल्यू बहुत ज्यादा है। इसलिए हमेशा अपने आप को सीरियस रखो पढ़ाई को लेकर के, वरना कभी ऐसा कुछ हो गया तो अपने आप को माफ नहीं कर पाओगे जीवन भर। आगे बढ़ो। आगे क्या है भाई? फॉर seeking birds' eggs or going sliding on the Saar, my books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints were old friends now that I couldn't give up. अब क्या बोल रहा है भाई? I was for not learning my lessons, for seeking birds. Oh how sorry I was. वो कितना ज्यादा बुरा फील कर रहा है, क्योंकि वो किन चीजों पर ध्यान दे रहा था? वो चीजों पर ध्यान देता भैया कैसे चिड़िया के अंडे हो रहे हैं, चिड़िया के अंडे बड़े हुए कि नहीं हुए, है ना। स्लाइडिंग ऑन द सार, सार एक नदी है फ्रांस के पास बहती है ना, यही अल्सेज और लोरेन के पास में। वहां जाकर के वो क्या करता था? खेला कूदा करता था, है ना, नदी के पास जाके खेलता था।
माई बुक्स, जो किताबें उसको बड़ी झंझट लगती थी, न्यूसेंस यहां पर वर्ड आया है, लिखा हुआ है ना न्यूसेंस, न्यूसेंस एक झंझट है, लेकिन अब उसके लिए झंझट नहीं रह गया, अब उसको लगता है यार ये तो मेरी पुरानी दोस्त हैं, क्योंकि अब जब बड़ा हो गया था वो स्टोरी को लिख रहा है ना, तो अब उसके लिए वही किताबें उसकी पुरानी दोस्त हैं, क्योंकि उनसे बिछड़ना पड़ गया, अब वो नहीं पढ़ पाया कभी टीचर से। एंड एम हेमल टू, the idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and cranky he was। और अब तो उसके मन में जो उसके टीचर है एम हेमल, उनके प्रति भी प्यार आ रहा है, उनके प्रति भी रिस्पेक्ट आ रही है कि यार ये टीचर, कि ये जो मेरे मास्टर साहब हैं ये कितने ज्यादा अच्छे हैं। हालांकि पहले उनसे हेट करता था, उनको रूलर मानता था कि भैया ये हमेशा झगड़ालू रहते हैं, हमेशा अपना दबदबा चलाते हैं, क्रैंकी, कितना सनकी टाइप के हैं। लेकिन आज जब उसको पता चल रहा है कि टीचर ये चले जाएंगे, आज ये लास्ट क्लास लेने वाले हैं, तो उनके लिए भी उसको बुरा लग रहा है, उसको अच्छा नहीं लग रहा है। बढ़ते हैं आगे, रिस्पेक्ट डेवलप हो रही है। पुअर मैन, पुअर मैन का मतलब गरीब आदमी नहीं, पुअर मैन का मतलब यहां पर क्या बेटा, बेचारा आदमी। Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes. And now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room. It was because they were sorry too that they had not gone to school more. It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more. बेचारा आदमी, अब मैं समझ पा रहा हूं कि आज वो अपना क्यों ग्रीन कोट पहन करके आया है, फ्रिल टी-शर्ट पहन के आया है, सब एम्ब्रॉयडर्ड टोपी पहन करके आए हैं ये, क्योंकि ये उनकी लास्ट क्लास है, अपनी लास्ट क्लास को ऑनर देने के लिए, अपनी लास्ट क्लास को इज्जत देने के लिए आए हैं। और क्यों ये पीछे गांव वाले बैठे हुए हैं, ये पीछे गांव वाले इसलिए बैठे हैं क्योंकि इन्होंने भी पढ़ाई को कभी सीरियस नहीं लिया, इन्होंने भी अपनी मातृभाषा फ्रेंच को कभी सीरियसली नहीं लिया। इसीलिए आज ये टीचर जो 40 सालों से अपनी सेवाएं दे रहा है, 40 सालों से इसी जगह पर पढ़ा रहा है, उसकी मेहनत को, उसके डेडिकेशन को सलाम ठोकने आए हैं, उसकी मेहनत का जो सार था उसको रिस्पेक्ट करने आए हैं, उसका क्या करने आए हैं बेटा, उसको इज्जत देने आए हैं। बढ़ते हैं आगे। While I was thinking of all this, I heard my name recalled. It was my turn to recite. What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear and without one mistake? But I got mixed up on the first words and stood there holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up. जब मैं ये सब सोच रहा हूं कि क्यों आज गांव वाले यहां पर आए हैं, इसलिए आए क्योंकि टीचर की आज लास्ट क्लास है, इज्जत देने के लिए आए। क्यों आज एकदम बढ़िया चिकोलाइट होकर के यहां पर टीचर आए हैं, जब तक मैं ये सोच रहा था तभी मेरा नाम बुलाया एम हेमल ने, मास्टर साहब ने। फ्रांस खड़े हो जाओ बेटा, पार्टिसिपल का रूल सुनाओ। रिसाइट का मतलब स्पीक होता है, बोलना, पार्टिसिपल के रूल सुनाओ। अब उसने सोचा कि शायद आज जो लास्ट क्लास थी वो एकदम बिना अटके बिना भटके सब कुछ एकदम अच्छी तरीके से बड़ी तेज आवाज में सुना पाता, लेकिन जब उसने शुरुआत की तभी उसके क्या हुए, गॉट मिक्स्ड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड, पहले ही उसकी जबान लड़खड़ा गई पहले ही शब्दों में, और वो वहां पर शर्मिंदा होकर के खड़ा हो गया। आगे देखते हैं क्या बताने की कोशिश की जा रही भाई। आगे बोल रहे हैं, आई हर्ड एम हेमल से टू मी, मैंने एम हेमल को कहते सुना मुझसे। क्या कहते सुना मुझसे? उन्होंने कहा, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रांस, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं प्यारे फ्रांस, छोटे फ्रांस। क्यों नहीं डांटूंगा? आगे देखो बेटा, यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें खुद से ही बुरा लगना चाहिए। सी हाउ इट इज, देखो हम लोग कहां आ गए, क्या हो गया हमारे साथ। एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्व्स, बट आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई विल लर्न टुमारो, एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट। कितनी इंपॉर्टेंट बात कह दी, जो मैं आपसे रोज कहता हूं, आपके लिए ये चैप्टर है, आपके लिए, जो आप देख रहे हो ना आप। हाँ बेटा तुमसे ही कह रहे हैं, हाँ तुमसे ही कह रहे हैं, जो तुम अभी अपनी स्क्रीन पर घूर रहे हो, इधर उधर मत देखो, तुमसे ही बोल रहे हैं। ये चैप्टर तुम्हारे लिए ही है, कि तुमको ही सिखाने के लिए है बेटा, कि अब भी चेत जाओ। 11th में अच्छे मार्क्स नहीं आए कोई बात नहीं, 12th में आ जाएंगे। मेहनत करो, क्लासेस को अटेंड करो, पंक्चुअल रहो, चीजों को लेकर के सीरियस बनो, क्वेश्चंस पूछो, जब कोई डाउट आए कमेंट सेक्शन में लिखो, अच्छा लगे तो शेयर करो, लाइक करो, अपने आप को कृतज्ञ करो, है ना। अगर किसी चीज के लिए थैंकफुल हो तो करो, अपने आप को डब्बे में मत रखो कि यार हो जाएगा। हम लोग यही बुलावा देते रहते हैं ना कि एवरीडे, हर दिन वी से आवरसेल्व्स, हम अपने आप से कहते हैं, क्या कहते हैं, बाय आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, अरे हमारे पास तो बहुत समय है, हम तो कर लेंगे। हम लोग नहीं कहते हैं आज, है ना, कर, अरे वो कुछ ऐसा नहीं होता है, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, तुम लोगों ने ऐसा बना रखा है, हालांकि है वो उल्टा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब, यानी कि किसी भी पल खत्म हो सकता है ये संसार। कब अपनी स्टार्टिंग करोगे, कब अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करना शुरू करोगे, वो पल अभी है, कल सुबह नहीं है, सुबह की 10 बजे नहीं है, कल सुबह 4 बजे नहीं उठोगे, अभी है, जो पल है वो अभी है, अभी डिसाइड करो, अभी से करना शुरू करो।
तो सी हाउ डज एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्फ, हाउ हम अपने आप से कहते हैं भैया अभी तो बहुत समय, हम कर लेंगे, कल से शुरू कर लेंगे, आई विल लर्न इट टुमारो, कल सीख लेंगे, कौन सा टीचर भागा जा रहा है, कौन सा किताबें भाग रही हैं, कल सीख जाएंगे। लेकिन एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब तुम देखो हम कहां आ गए भैया, हम फ्रेंच वासी होते हुए भी फ्रेंच नहीं पढ़ सकते, मैं तुम्हें फ्रेंच नहीं पढ़ा सकता, मेरे ऊपर पाबंदियां आ गई हैं, तुम्हारे ऊपर पाबंदियां आ गई हैं। आगे, दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद अल्सेज, यही तो बड़ी समस्या है अल्सेज के साथ, ये डिस्ट्रिक्ट है। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, अब कल से ये सीखना बंद कर देगी, फ्रेंच सीखना बंद कर देगी। सी किसके लिए यूज किया गया, सी यूज किया गया अल्सेज डिस्ट्रिक्ट के लिए। नाउ दोस फेलो आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन एंड येट यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रांस, वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्व्स विद। क्या मतलब है, हम लोगों की वो दुर्दशा हो गई है कि अब जो लोग वहां बाहर रहते हैं वो क्या कहेंगे कि तुम अपने आप को फ्रेंच कहते हो, हंसेंगे तुम्हारे ऊपर और कहेंगे कि तुम अपने आप को फ्रेंच कहते हो, तुम अपने आप को फ्रांस का वासी कहते हो, तुम तो फ्रेंच लैंग्वेज तक नहीं बोल सकते। लेकिन बेटा फ्रांस, छोटे फ्रांस, प्यारे फ्रांस, इसमें सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है, इसमें हम सभी को बहुत कुछ ऐसा किया जिसके लिए हमें पछताना होगा। रिप्रोच आवरसेल्व्स विद, हम सभी ने बहुत कुछ ऐसी गलतियां की जिसके लिए हमें पछताना पड़ेगा। किन गलतियों ने पछताना पड़ेगा देखते हैं, आगे बताएगा, ऑथर बताएगा। योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ टू हैव यू लर्न, दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल सो दैट टू हैव अ लिटिल मोर मनी। जो तुम्हारे पेरेंट्स हैं उनके बारे में बता रहा है, पेरेंट्स की गलती निकाल रहा है। पहले एमएमएल जो मास्टर है पहले पेरेंट्स की गलती निकाल रहे हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स तुमको सीखने नहीं देना चाहते थे, तुम्हारे पेरेंट्स चाहते थे कि तुम जाके किसी मिल में काम करो या किसी किसान में खेती बाड़ी करो जाकर के, ताकि और पैसा आ सके, मोर मनी। एंड आई, क्या मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, और मुझे भी दोष देना चाहिए। क्यों, हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई प्लांट्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, क्या मैंने तुम्हें कई बार नहीं भेज दिया कि जाओ मेरे प्लांट को पानी दे दो जाकर के, जब मुझे तुम्हें पढ़ाना चाहिए था तो मैंने क्या तुम्हें नहीं भेज दिया कि जाओ मेरे पेड़ों को पानी दे दो जाकर के, है ना, ऑफ लर्निंग योर लेसन्स। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैं फिशिंग करने के लिए जाना चाहता था तब डिड आई नॉट जस्ट गिव यू हॉलीडे, तब क्या मैं छुट्टियां नहीं दे देता था, क्या मुझे पढ़ाना नहीं चाहिए था? जब मेरा फिशिंग का मन करता था तो मुझे पढ़ाना चाहिए था, लेकिन मैं तुम्हें छुट्टी दे देता था और फिशिंग करने जाता था। अपनी गलतियां निकाल रहा है। Then from one thing to another, M. Hamel went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical, that we must guard it among us and never forget it, because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, पेपर में हर बार आता है, इस बार भी आएगा। भैया के मार्क्स, भैया के वर्ड्स हैं, मार्क माई वर्ड्स, क्या बोल रहा हूं, ये हर बार आता है, इस बार फिर से आएगा। सुनो बच्चे, फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, इन सभी चीजों को बताते 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 वो फ्रेंच लैंग्वेज की बात करने लगे। और क्या बोल रहे हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, आपको आंसर देना पड़ेगा दैट फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में उन्होंने बताया कि फ्रेंच लैंग्वेज दुनिया की सबसे ज्यादा खूबसूरत लैंग्वेज है, सबसे ज्यादा साफ लैंग्वेज है और सबसे ज्यादा लॉजिकल तार्किक लैंग्वेज है। ये क्या दिखाता है, अपनी लैंग्वेज के प्रति प्यार, अपनी मातृभाषा के प्रति प्यार, आपका अपने देश के प्रति प्यार को दर्शाता है। आपका अपने देश के प्रति प्यार, आपके कल्चरल हेरिटेज, आपका अपने लोगों, आपके अपने लोगों के बीच की यूनिटी, उनकी एकता के प्रति प्रेम को दर्शाता है, उनके प्रति सम्मान को दर्शाता है। यानी कि अपनी मदर लैंग्वेज से, अगर आप अपनी मदर टंग से जुड़े हुए हो, इसका मतलब है कि आप, हाँ, आप अपने देश से जुड़े हुए हो, इसलिए अपनी भाषा का हमेशा सम्मान करो। तुम भारतीयों हिंदी को जो तुच्छ मानते हो कि बस इंग्लिश ही सब कुछ है, इंग्लिश हमको क्लास देती है, क्लासी बनाती है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी लैंग्वेज कभी किसी को क्लासी नहीं बनाती। ये तो एक मूल विचारधारा हुई। भाषा का काम है, केवल भाषा का काम है विचारों का आदान प्रदान करना। तुमने उसको इस लेवल पे बना दिया है। आज कुछ नौकरियों ने, कुछ प्रोफेशंस ने उसे इस लैंग्वेज, इस स्तर पे ला दिया है कि इंग्लिश को कुछ माना जाने लगा है तो लैंग्वेज ही यार, क्या है उससे ज्यादा। पढ़ते हैं आगे, वो क्या बोल रहे हैं भैया, लैंग्वेज के बारे में तीन बात याद रखना बेटा, तीनों पॉइंट, मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, क्लियरेस्ट लैंग्वेज एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज। बार बार दा इसलिए आया है क्योंकि सुपरलेटिव ऑफ एडजेक्टिव के पास हमेशा आर्टिकल दा लगता है, आपको पता है। आगे, वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट, हमें इसे गार्ड करना चाहिए और कभी भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज व्हेन अ पीपल आर एंस्लेव्ड, क्योंकि जब लोग क्या हो जाते हैं, गुलामी के, दास्तां के बंधनों में बंध जाते हैं, तब उनकी जो लैंग्वेज होती है, उनकी जो मातृभाषा होती है, वही उन्हें उस गुलामी की जंजीरों से दूर करती है और उन्हें स्वतंत्र करने की भरसक कोशिश करती है। कहने का तात्पर्य यहां पर देखो कैसे बोला गया है कि जब तक आप अपनी भाषा से जुड़े, होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, लिखा है ना भाई, होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, जब तक आप अपनी भाषा से जुड़े हुए हैं, जब तक आप अपनी भाषा को पकड़ के रखे हैं, तब तक
कुछ ऐसा ही है, भले आप दास्तां है, भले आप प्रिजन में बंद हैं, लेकिन आपके पास अपनी प्रिजन की चाबी है, और प्रिजन की चाबी है आपकी लैंग्वेज। बढ़ते हैं आगे। Then he opened a grammar and read us our lesson. फिर उन्होंने हमारे लिए ग्रामर का लेसन खोला और एक लेसन पढ़ाया। I was amazed to see how well I understood. All he said seemed so easy, so easy. I think too that I had never listened so carefully. बेटा तुम्हारे लिए बात है ये, तुमको ही सिखाने के लिए ये बोला गया है कि I was amazed, मैं भौचक्किया गया था, मैं एकदम से अमेज्ड हो गया था, मैं आश्चर्यचकित हो गया था। किस बात से? How well I understood it. अभी तक जब पढ़ाते थे तो कुछ नहीं समझ में आता था, अभी तक रोज जब मास्टर पढ़ाते तो कुछ नहीं समझ में आता था, आज ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें सब समझ में आ रहा है? वो खुद बता रहा है, ऑल इज सीम सो इजी, सो इजी, सब कुछ इतना ज्यादा इजी लग रहा है, इतना ज्यादा सरल लग रहा है। आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तुम सब हो, मैंने यानी एक स्टूडेंट, मैंने यानी कि तुम, मैंने हर कोई, मैंने कभी अपने टीचर को इतने ध्यान से सुना ही नहीं। अगर सुना होता तो मैं भी समझ पाता, जो क्लास के टॉपर बच्चे समझ पाते हैं, जो टॉप करने वाला बच्चा अच्छे नंबर ला पाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पढ़ते समय पढ़ाई पर फोकस करता है, टीचर की वाणी पर, टीचर के शब्दों पर, वर्ड्स ऑफ द टीचर पर फोकस करता है, इंस्टेड ऑफ बाहर देखने के, फोन में अपने मैसेजेस चेक करने के, बीच में जाकर के गाना सुनने के, अपने दोस्त को कॉल पर बात करने के, गर्लफ्रेंड को टेक्स्ट करने के, खाने के बारे में सोचने के, नींद के बारे में सोचने के। जब केयरफुल होकर के पढ़ोगे तो फोड़ोगे ही फोड़ोगे। आगे आओ। That I had never listened so carefully and that he had never explained everything with so much patience. और ऐसा ये भी लगा कि जैसे आज तक उन्होंने इतने पेशेंस, इतना धैर्य के साथ कभी पढ़ाया ही ना हो, क्योंकि आज लास्ट लेसन है, आज वो सब कुछ हम लोग को लुटा देना चाहते हैं। आगे बताएंगे, देखो। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it all into our heads at one stroke. ऐसा लग रहा था कि जो बेचारा आदमी, ऐसा लग रहा था कि आज हम लोगों को सारा ज्ञान दे देना चाहता है कि बस आज आखिरी दिन है, मैं तुम्हें सब पढ़ा दूंगा। और ऐसा लग रहा था बस एक झटके में हमें पूरी फ्रेंच लैंग्वेज की नॉलेज देना चाहता था, जो भी उस टीचर के पास, एम हेमल के पास थी। After the grammar we had a lesson in writing that day. M. Hamel had new copies with us, and for us, written in a beautiful round hand, France Alsace. They looked like little flags floating everywhere in the schoolroom, hung from the rod of the top of our desks. चलो, सिंपल सा है, कर लेते हैं इसका ट्रांसलेशन। भावनाओं में जाना थोड़ा, जब भी कोई चैप्टर पढ़ो तो भावनाओं में रहो। वो एक चैप्टर, एक लिटरेचर का शॉर्ट स्टोरी, एक पोयम हमेशा एक पूल की तरीके होती है, उसमें कोशिश करो जितना अंदर तक डीप जाकर के तुम उसमें सर्फिंग कर पाओ, जितना डीप जाकर के तुम उसमें क्या कर पाओ बेटा, स्विमिंग कर पाओ, तभी मजा आएगी, तभी उसको जी पाओगे। ये जो स्टोरीज होती हैं सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होती हैं, जीने के लिए होती हैं, ताकि हम उससे कुछ सीख सकें। बात समझे? चलो पढ़ते हैं आगे। अब भैया, जब हम लोगों को ग्रामर की क्लास होगी, उसके बाद हमारी एक राइटिंग की क्लास हुई। आज हमारे जो टीचर एम हेमल है, हमारे लिए नई नई कॉपियां लाए थे, एकदम नई नई कॉपियां, जिन पर लिखा हुआ था सुंदर सुंदर अक्षरों में फ्रांस अल्सेज। ऐसा लग रहा था मानो झंडे गाड़ दिए हों डेस्क पर और उसके ऊपर झंडा फहरा रहा है फ्रांस का, ऐसा प्रतीत हो रहा था, क्योंकि कमरे में खूब सारी सुंदर सुंदर कॉपियां हर एक बच्चे के पास आ गई थी, जिस पर लिखा था फ्रांस अल्सेज। यू ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. The only sound was the scratching of the pens over the paper. ऐसा लग रहा था, तुम देखो तो कितनी शांति थी, हर कोई तल्लीनता के साथ पूरे के पूरे अपने होशो हवास के साथ लगा पड़ा था अपने काम करने पर। केवल एक आवाज आ रही थी कमरे से, और वो आवाज किसकी थी? जब पन्ने पर पेन चलता है ना, और एक साथ कई लोग चलाते हैं, तो खच 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 की आवाज आती है धीरे से, वही आवाज केवल आ रही। जैसे कि अगर रात में तुम सो रहे हो और कमरे में घड़ी लगी है, टिक टिक, तो सिर्फ वही एक आवाज होती है जो आ रही होती है। इन द सेम वे यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक आवाज आ रही, जैसे कि स्क्रैच कर रहा हो पेन किसी पेपर पर। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? बढ़ते हैं आगे। Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them, not even the littlest ones who worked right on the tracing their fish hooks, and if they was French too. जो छोटे बच्चे थे, कुछ समय पे क्या हुआ, बीटल्स, कुछ कीट पतंगे कमरे में आए, लेकिन किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। इवन जो छोटे छोटे बच्चे थे, उन्होंने भी उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। अब जो लाइन आने वाली है वो आपको भौचक्का कर देगी, आपको एकदम आश्चर्यचकित कर देगी कि क्या इतनी अच्छी लाइन कोई राइटर लिख सकता है, क्या इतनी अच्छी कल्पना शक्ति का कोई उपयोग कर सकता है। यही एक ताकत होती है राइटर की। हिंदी में कहावत है शायद कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। रवि बोले तो सूर्य, दिवाकर, भानु। जैसे मेरा नाम आदित्य है तो आदित्य सूर्य का ही पर्यायवाची है। जहां पर सूर्य की रोशनी नहीं जा सकती वहां तक कवि जा सकता है। कहने का तात्पर्य है वहां तक कल्पना, इमेजिनेशन ऑफ द राइटर कैन गो देयर। अब देखो कितनी प्यारी बात बोली है। ऑन द रूफ ऑफ द
ऑन द रूफ, भैया छत पर, द पीजन्स कूड वेरी लो, पीजन्स क्या कर रहे हैं, अपनी आवाज गाना गा रहे हैं, पीजन्स कू तो मैं नहीं कर पाऊंगा ना, कोयल का करना होता तो कू कर देते, लेकिन पीजन कैसे करते हैं आई डोंट नो। जो कबूतर थे वो क्या कर रहे थे, लो वॉइस में, धीमी आवाज में कू कर रहे थे, जो भी उनकी आवाज है। एंड आई थॉट, और मैंने सोचा, देखो कितनी ज्यादा क्रिएटिविटी, कितनी ज्यादा इमेजिनेशन पावर हाई है। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने खुद से सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, क्या ये जो जर्मन्स हैं क्या इस हद तक गिर जाएंगे कि जो अल्सेज और लोरेन के रहने वाले पिजन्स हैं, जो पशु पक्षी हैं, उनसे भी क्या ये अपनी भाषा बुलवाएंगे? क्या अपनी भाषा को लेकर के, जो उसको बोलते हैं बेटा, एक इंग्लिश का वर्ड होता है लिंग्विस्टिक शोविनिज्म, जिसको हम बोलते हैं भाषाई तौर पर अपने आप को दूसरों से बेहतर समझना, अपने आप को ज्यादा समझना। एक बार बार शब्द यूज होता है अमेरिका में, उसको बोलते हैं बेटा मेल शोविनिज्म। बहुत सारी फेमिनिस्ट जो महिलाएं होती हैं, जो नारीवाद हद लेवल पे मानती हैं, वो हमेशा एक चीज कहती हैं कि मेल शोविनिज्म शब्द का बहुत यूज करती हैं, यानी कि मर्दों के अंदर ये टेंडेंसी होती है कि वो अपने आप को बेहतर मानते हैं दुनिया से, और महिलाओं को अपने से कमतर मानते हैं, दूसरे जेंडर्स को अपने से कमतर मानते हैं। उसी तरीके शोविनिज्म का क्या मतलब है, लिंग्विस्टिक शोविनिज्म का, लिंग्विस्टिक शोविनिज्म यानी कि अपनी भाषा को लेकर के बहुत ज्यादा गौरवान्वित होना, कि बस जो भी है मेरी भाषा है। जैसे कि कोई धर्म अगर अपने आप को यह कहे कि बस यही धर्म मानने लायक है, बस यही धर्म है जिसको माना जाना चाहिए, तो वो धर्म क्या है, वो धर्म एक तरीके से रिलीजियस शोविनिज्म का शिकार है। अगर आप ओवर एक्साइटेड हो, ओवर एक्साइटमेंट में हो, है ना, बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक हो, पैशनेटली एंथुसियास्टिक हो, तो आपके घाटे का सौदा हो चुका है, आप अंधे हो चुके हो, आपको पता भी नहीं है। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, समझ रहे हो, गुड, है ना। तो ये है बेटा उसकी इमेजिनेशन कि भैया क्या ये कबूतरों से भी, पिजन्स से भी उनकी आवाज में कूकू करवाएंगे। आगे देखते हैं। Whenever I looked up from my winter writing, I saw Amable sitting motionless in their chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in this little school room. जब मैं लिखने से थोड़ा सा रुकता था और टीचर की तरफ, Amable की तरफ देखता था, तो अपनी कुर्सी पर बस कुछ इस तरीके से बैठे हैं और बस कभी एक तरफ तो कभी दूसरी तरफ देख रहे हैं, और ऐसा लग रहा है मानो वो हर चीज को बदल देना चाहता हूं, इस छोटे से कमरे को, इस कमरे की कायनात को बदल देना चाहते हो, इस कमरे में सब कुछ फिक्स कर देना चाहते हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। बढ़ जाए आगे। चलो, आप बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, जुड़े हुए हैं अभी तक, मजा आ रही है, आगे भी जुड़े रहो और अपने आप को कृतार्थ करो इस प्यारे से लेसन से, सीख लो। सिर्फ लेसन में क्वेश्चन आंसर लिख करके बेटा टाइम वेस्ट है ना। कक्षा 12 में आ गए हो तुम, 16 साल 17 साल की उम्र जरूर होगी, कोई कोई 18 साल का भी होगा ही, तो बेटा अब तुम्हारी उम्र है क्या सिर्फ कहानियां पढ़ने की या कहानियों से सीखने की? तो तुम्हारी उम्र है सीखने की, और अपने स्वभाव से, अपने कर्मों से, अपने एक्शंस से दूसरों को एक उदाहरण सेट करके देने की कि यार ऐसे भी चीजें हो सकती हैं। अपने छोटे भाई को, अपने पड़ोस के लड़के लड़कियों को, ताकि उनको भी लगे कि यार जब ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो बी नाइस विद अदर्स एंड बी नाइस विद योरसेल्फ एज वेल। ठीक है, पढ़ाई पर ध्यान देना है। Fancy, for 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him, just like that. Only the desk and the benches had been worn smooth. The walnut trees in the garden were taller, and the hope vine that he had planted himself twined about the window to the roof. How it must have broken his heart to leave it all, poor man, to hear his sister moving about in the room above, packing their trunks, for they must leave the country next day. अब देखो कितना अमेज्ड करने वाली बात है, कितना सरप्राइज करने वाली बात है कि वो बंदा 40 सालों से इसी जगह पर पढ़ा रहा है। 40 सालों से ये क्लास उनके सामने है, बच्चे नए आते जाते हैं और ये पढ़ाते रहते हैं 40 सालों से। कितना सम्मान का अधिकारी है वो बंदा, है ना। टीचिंग प्रोफेशन इज अ वेरी गॉड काइंड ऑफ प्रोफेशन, है ना। दूसरों को शिक्षित करना, दूसरों को ब्राह्मण बनाना। ब्राह्मण का मतलब वो नहीं जो आप समझ रहे हो कि पंडित वाला, नहीं। ब्राह्मण बोले तो ज्ञाता, जिसको ब्रह्म ज्ञान है वो ब्राह्मण है ना। जिसको ज्ञान है वो ब्राह्मण है। तो जिसको भी ज्ञान है, वो किसी भी धर्म का हो सकता है, उसको मैं ब्राह्मण बोलता हूं। ठीक है ना। अब नॉलेजेबल तो आप हिंदू को भी बोल दोगे, मुस्लिम को भी बोल दोगे, लेकिन ब्राह्मण बोलने में आपको दिक्कत हो जाएगी। वहीं पर आ जाती है फिर लिंग्विस्टिक या फिर रिलीजियस शोविनिज्म। आगे, विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और वहां पर सिर्फ कुर्सियां बदली हैं, चेयर बदली हैं, वो थोड़ा पुरानी हो गई हैं, और जो वॉलनट यानी कि जो अखरोट का पेड़ है वो थोड़ा पुराना हो गया है, थोड़ा सा जो होप वाइन का पेड़ है वो थोड़ा लंबा हो गया है, बाकी सब कुछ वैसे का वैसा है। और सोचो कितना दिल टूट रहा होगा उस टीचर का जिसको ये सब छोड़ के जाना पड़ रहा है। और उसकी जो बहन है, हर सिस्टर ऊपर मूव कर रहे हैं, क्योंकि वो कल उनको जाना है, तो सारे के सारे गत्तों में अपना सामान पैक करके वो इधर उधर खसका रही है ताकि आसानी से कल वहां से जा सके। कितना दिल तोड़ रहा होगा, कितना ज्यादा डिसहार्टनिंग होगा ये।
बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। लेकिन उनके अंदर ये क्षमता थी कि उन्होंने पार्टिसिपल का लेसन एक एक बच्चे से पूछा पीछे तक जाकर के। आफ्टर द राइटिंग वी हैड लेसन इन हिस्ट्री एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बाबी बू बू। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड Hauser had put on his spectacles and holding his primer in his both hands spelled the letters with them. You could see that he too was crying. His voice trembled with emotions. And it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. How will I remember it, the last lesson. अब हालांकि कितना बुरा लग रहा है उस आदमी को कि उसको ये सब छोड़ के जाना है, फिर भी उसके अंदर हिम्मत है, देशभक्ति की भावना इस हद तक है कि आज भी उस लैंग्वेज से पीछा नहीं छोड़ना चाहता। वो इस लैंग्वेज को अंतिम मूवमेंट तक पढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और एम हेमल ने हर एक बच्चे से पीछे तक जाकर के पूछा कि हाँ पार्टिसिपल के बारे में बताओ, हर एक बच्चे को सिखाया, हर एक बच्चे से बात की। उसके बाद हमारा हिस्ट्री का एक लेसन हुआ और फिर हमें बच्चों की आवाज आई जो नीचे क्या कर रहे थे, बाबी बू बू, छोटे बच्चे अपनी आवाज निकाल रहे थे। तो वो जो ओल्ड हॉसर था वो भी बच्चों की आवाज निकालने लगा, लेकिन वो भी इमोशनल था, इसलिए उसका गला ट्रेम्बलिंग का मतलब क्या है बेटा, गला चोक हो गया, खड़खड़ा गया है ना, रोते रोते हम लोगों का गला रुंध जाता है, तो वही रुंध गया उसका भी गला। और कितना ज्यादा अमेजिंग था ये देखना, लोग रो भी रहे थे और खुश भी हो रहे थे क्योंकि वो जो बच्चे की आवाज थी बाबी बूबू अच्छी लग रही थी, लेकिन इमोशनल हो रहे थे। हाउ वेल रिमेंबर इट द लास्ट लेसन। जब ये चैप्टर लिख रहा था राइटर तब उसने बोला कि यार कितनी अच्छी तरीके से आज भी एक एक चीज याद है मुझे उस लास्ट लेसन की, उस लास्ट लेसन की हर एक चीज याद है। हाउ वेल आई रिमेंबर। आगे, एट all at once the church clock struck 12। और इन्हीं के बीच में चर्च की क्लॉक 12 बजे पर टन टन टन, वो जो घड़ी नहीं होती इसमें वो पेंडुलम लटका रहता है ना, तुमने पढ़ा होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM, हिंदी वालों के लिए सरल आवर्त गति। हाँ भैया को सब आता है, हिंदी इंग्लिश में दोनों में बोल लेते हैं अपन, ठीक है ना। एट वंस चर्च क्लॉक स्ट्रक 12 देन द एंगल्स। अच्छा एंगल्स क्या है, बच्चे पूछते हैं एंगल्स क्या है भैया। चर्च क्लॉक जब 12 बजे पर टिन टन करती थी तो भैया वहां पर क्या होता था, जिस तरीके से मुसलमानों में अजान पढ़ी जाती है, अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह ऐसे करके, है ना, मुझे याद नहीं है, माफ करना अगर मैं गलत पढ़ रहा हूं, सॉरी फॉर दैट, है ना। तो भाई उसी तरीके अजान पढ़ी जाती है कि आओ भगवान को याद करें, 5 तरीके की नमाज। उसी तरीके क्रिश्चियनिटी में क्या होता है, एंगल्स ये होता है ना, जब 12 बज जाते हैं तो उनको बुलाया जाता है घंटों के माध्यम से कि भैया आओ अब हम लोग चर्च में ईसा मसीह की पूजा करते हैं। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रूशियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर आवर विंडोज। और उसी समय भैया जो प्रूशियंस थे वो अपनी जीत का महोत्सव मना रहे थे कि भैया वो लोग जीत गए हैं ना, वो लोग अपना बजाते हुए ड्रिल करते हुए चले आ रहे थे। एम हैमल स्टूड अप, एम हैमल अपनी कुर्सी से खड़े हुए, वेरी पेल, काफी ज्यादा चेहरा उनका उदास है, थोड़ा पीलापन आ गया, कमजोरी सी आ गई है। इन हिज चेयर आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, मैंने कभी भी उन्हें इतना लंबा नहीं देखा। क्या इसका मतलब है बेटा, क्या उनकी लंबाई बढ़ गई थी? नहीं, यहीं पर तो सीखना है तुमको, यहीं पर सीखना। आई नेवर लुक्ड हिम सो टॉल, मैंने कभी उनको इतना ऊंचा कद नहीं देखा। जब कोई व्यक्ति इतने बड़े काम कर दे ना कि उसका छोटा सा शरीर भी ऐसा लगे कि यार ये भगवान के बराबर है, इसने इतने बड़े बड़े काम किए अपने जीवन में, तो उसका कद बड़ा हो जाता है। हम क्या बोलते हैं कि भैया कहने को तो 5 फुट के हैं लेकिन उनका कद बहुत बड़ा है। कद का मतलब उनका रुतबा बहुत बड़ा है, उनका वर्चस्व बहुत बड़ा है। जैसे कि रतन टाटा का अगर मैं नाम लूं, अगर मैं सचिन तेंदुलकर जी का नाम लूं, तो इन लोगों का कद बहुत बड़ा है। भले ये देखने में थोड़े छोटे हैं, भले इनकी हाइट कम है, लेकिन इनका कद बहुत बड़ा है। लोग भगवान मानते हैं, मास्टर ब्लास्टर, गॉड ऑफ द क्रिकेट इज नोन। कौन? सचिन तेंदुलकर। तो भैया कद बढ़ गया उनका, क्यों? अपनी भाषा से प्रेम, देशभक्ति इतनी ज्यादा उनके अंदर है। अपने देश से जब भी जो प्यार करता है ना, अपनी देश का जिसका तुमने नमक खाया है, अगर तुम उसकी अदायगी कर दो, अगर तुम उससे प्यार करो, अगर तुम उसकी वफादारी करो, तो तुम्हारा कद भी बढ़ेगा। तुम भी अपने देश के लिए करो, लेकिन करना पड़ता है, मेहनत करो। जिस देश की रोटी खा रहे हो उस देश के बारे में गलत शब्दों का उपयोग मत करो, भले कोई भी कुछ भी हो जाए। जिस देश की रोटी खा रहे हो, जहां पर महाराणा प्रताप, जहां पर रानी लक्ष्मीबाई, जहां पर वीर शिवाजी जैसे लोग पैदा हुए, वहां पर जब तुम जन्मे हो तो तुम्हारे अंदर डर, तुम्हारे अंदर प्रेशर को लेकर के डर नहीं आना चाहिए। तुम्हारे अंदर एक उत्साह होना चाहिए कि मैं भी अपने जीवन में कुछ ऐसा करूंगा कि हजारों लोगों का भला करके मरूंगा। लोग मुझे याद रखें कि यार इस भारत भूमि का सुपुत्र था, इसने भारत भूमि का कर्ज अदायगी की। समझ रहे हो बात को? तो इसीलिए वो जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, फ्रेंच लैंग्वेज को लॉजिकल लैंग्वेज है, भाषा को ऐसा करो, भाषा को गार्ड करो, भाषा को हम लोगों को संरक्षण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो भाषा जो होती है वो किसी भी देश के हेरिटेज से जुड़ी होती है, किसी भी देश के कल्चर से जुड़ी होती है, रीति रिवाजों से जुड़ी होती है, और सीधे सीधे जुड़ी होती है किससे? सीधे सीधे जुड़ी होती है किसी भी देश की एकता से, देश के लोगों से। बढ़ते आते हैं आगे, माई फ्रेंड्स। और उन्होंने बोलना शुरू किया, said he, उन्होंने ऐसा कहा, I but sometimes choked him, but something choked him, he could not go on। उन्होंने बोलना शुरू किया, मेरे दोस्तों, फिर मैं
उनका गला चोक हो गया। मैं शायद वो बोल भी नहीं पाऊं, क्योंकि जो फील कर रहे होंगे वो, उसको फील करने के लिए भी बहुत डेंसिटी चाहिए, बहुत ज्यादा डीपनेस चाहिए, बहुत ज्यादा गहराई चाहिए किसी के अंदर। वो इंसान बोल नहीं पा रहा है क्योंकि आज वो जा रहा है। जो इंसान 40 सालों से पढ़ा रहा है एक ही जगह पर खड़े होकर के एक ही लैंग्वेज को, आज वो उसके देश की मातृभाषा उससे छीनी जा रही है। आज के बाद वो शायद नहीं पढ़ा पाएगा। बुरा लगेगा ना? बुरा लग रहा है। उसका गला रुंध गया है। एम हेमल जी का गला रुंध गया, जो टीचर है उनका गला रुंध गया है, कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, आई आई करके रुक गए, चोक हो गया गला। तो फिर किया क्या? क्या अब उन्होंने कुछ नहीं किया? अभी भी किया, दिमाग लगाया। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ घूम गए। टुक अ पीस ऑफ चॉक, एक चौक का टुकड़ा लिया, एंड बेयरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, और अपनी पूरी क्षमता के साथ, माइट का मतलब यहां पर क्षमता, ताकत के साथ, ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, और जितना बड़ा लिख सकते थे। क्या लिखा उन्होंने? क्या लिखा? जितना बड़ा वो लिख सकते थे उन्होंने लिखा विव ला फ्रांस, यानी कि लॉन्ग लिव फ्रांस, फ्रांस की जय हो, फ्रांस लॉन्ग लिव, है ना, लॉन्ग लिव फ्रांस। जितना बड़ा लिख सकते थे, भले वो बोल नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर क्या लिखा? बड़ा बड़ा, लिव ला फ्रांस, बहुत बड़ा बड़ा लिखा। ये देखो लिख रहे हैं यहां पर, विव ला फ्रांस, फ्रांस की जय हो, लॉन्ग लिव फ्रांस, है ना, फ्रांस हमेशा जिंदाबाद रहे। आगे, देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और फिर वो रुक गए और अपना हेड कहां पर? दीवार के सहारे ऐसे लीन कर दिया, जैसे मैंने कर रखा है मेरा सर, इस तरीके से उन्होंने सर लीन कर दिया। एंड विदाउट अ वर्ड, बिना कुछ कहे, ही मेड अ जेस्चर टू अस, उन्होंने एक जेस्चर दिया हम लोगों को। जेस्चर यानी कि एक जो शारीरिक रूप से हम लोग किसी को भावनाएं दिखाते हैं, है ना, भाव भंगिमा दिखाते हैं, उसको हम जेस्चर बोलते हैं। जैसे कि अगर मैं तुमसे बोलूं, मैंने बोला नहीं पर मैंने तुम्हें क्या बोल दिया? चुप हो जाओ। मैंने तुमसे बोला चुप हो जाओ? नहीं, मैंने बस किया क्या? तुम चुप हो गए। मैंने तुमसे बोला नहीं, लेकिन मैंने अपने जेस्चर से तुम्हें यह बात बता दी कि शांत हो जाओ। उसी तरीके विदाउट अ वर्ड, बिना कुछ कहे, ही मेड अ जेस्चर, उन्होंने एक जेस्चर दिया टू अस विद हिज हैंड, अपने हाथों से, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो। ऐसे किया उन्होंने कि स्कूल अब डिसमिस हो गया है, आप लोग जा सकते हो। यहीं पर आपका ये प्यारा सा चैप्टर खत्म होता है। हमें इससे एक चीज सीखनी जरूर है बेटा, कि हमें अपने भाषा को, अपने देश के प्रति, अपने देश के लोगों के प्रति हमेशा प्यार स्नेह बना करके रखना है। नो मैटर व्हाट सिचुएशन में कम, कोई किसी भी तरीके की सिचुएशन आ जाए, पर हमें अपने पैरों को टिका करके रखना है इस देश की मातृभूमि में। अपनी भावनाओं को इतना उज्जवल और प्रगाढ़ बनाना है कि हम बिल्कुल भी डरे नहीं इस देश की प्रतिभा में, आन शान को बढ़ाने में। और कभी भी अपनी लैंग्वेज को, अपनी स्टडीज को, अपने एजुकेशन को लाइटली नहीं लेना है। अपने टीचर्स के द्वारा पढ़ाई गई बातों को, कही गई बातों को हल्के में नहीं लेना है। उन्हें प्रॉपर सम्मान देना है और अपने उत्थान में उनका उपयोग करना है। अगर टीचर पढ़ा रहा है तो बेटा पूरे ध्यान के साथ पढ़ना है। यही चीजें ये चैप्टर आपको सिखा के गया है। और अगर आप ये चैप्टर से ये चीजें सीख जाते हैं तो आपका ये चैप्टर पढ़ना सार्थक हो जाता है। वरना तो जैसे आज तक हजारों लाखों बच्चे पढ़ के चले गए, वैसे ही आप भी होंगे, लेकिन आप एक अंतर बनाएंगे, आपने आदित्य भैया से पढ़ा है। साथ ही साथ यहां से चैप्टर खत्म होता है। आप सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना इस चैनल को, घंटी दबा देना, नोटिफिकेशन आ जाती है। और ऐसे ही प्यारे प्यारे वीडियो, गंभीर वीडियो, डीपनेस के साथ, गहराई के साथ आप तक पहुंचने के लिए जुड़े रहूंगा मैं आदित्य तिवारी, आपके साथ तत्पर रहूंगा। लाइक जरूर करिएगा, ताकि मुझे आपका प्यार इसी रूप में दिख पाता है, आपके लाइक, आपके शेयर्स और आपके कमेंट्स के माध्यम से। तो कमेंट जरूर करें। कोई आपका सजेशन है, कोई आपका सुझाव है, जरूर दें। आपके सजेशंस का हमेशा स्वागत है। जब भी आपका मन करे, जो भी आपको लगे, आप सजेशन करें, आपका हमेशा स्वागत है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके हंसते मुस्कुराते रहिए और अपने दिल का ख्याल रखिए, अपने शरीर का ध्यान रखिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जैसे एम हेमल इस देश के प्रति, अपने देश के प्रति निष्ठावान थे, वैसे अपने देश के प्रति निष्ठावान बनो, एक अच्छे नागरिक बनो। अपने देश, अपने समाज, अपने माता पिता, अपने गुरुजनों के लिए कुछ बड़ा करने की सोचो। इस पूरी दुनिया के लिए कुछ बड़ा करने की हमेशा सोचते रहो, मेहनत करते रहो, अपने रनिंग करो, दोस्तों के साथ घुलो मिलो, है ना। नहीं पता कितनी बड़ी जिंदगी है, इसलिए प्यार मोहब्बत से रहो, झुक करके रहो और अपना और अपनों का ख्याल रखो। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगली क्लास में।